जी, आपका स्वागत हमारे एक और पॉडकास्ट में। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने भी रिसेंटली जॉब स्टार्ट की होगी, उनको पैकेज अच्छा मिला होगा। ये तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि यार मेरा पैसा कट क्यों रहा है, ये कंपनी काट क्यों रही है। इंडिया में टैक्स एक फाइनेंशियल और एक लीगल ऑब्लिगेशन है दैट यू कांट रन थ्रू। ठीक है, मतलब आप उससे भाग नहीं सकते। लेकिन एक साधारण आदमी जो उसको ये भी नहीं पता कि क्या वो टैक्स स्लैब में आता है या नहीं आता, और अगर वो आता है तो उसको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने अभी एक न्यू टैक्स रिजीम भी इंट्रोड्यूस करा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के पॉडकास्ट चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्स की। मध्यम वर्गीय परिवार में ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी रहता है, क्योंकि जब भी नया बजट आता है तो उनको कुछ सरकार से उम्मीदें होती हैं। कुछ उम्मीदें उनकी पूरी हो पाती है और मैक्सिमम उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो पाती है, और इसकी जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो साधारण लोग इसको समझ भी नहीं पाते। तो आज हम हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट को लेकर आए हैं जो टैक्स को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको ज़बरदस्त लगेगा। तो चलिए स्वागत करते हैं हम अपने गेस्ट का, जिनका नाम है मिसेस ज्योतिका, जो किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। हमने इनके साथ 2 पॉडकास्ट पहले भी कर रखे। तो ज्योतिका जी, आपका स्वागत हमारे एक और पॉडकास्ट में। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। राहुल ने ऑलरेडी टॉपिक को रिवील आउट कर दिया कि टैक्सेशन पे, और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो नॉर्मली बहुत सारे लोगों ने भी रिसेंटली जॉब स्टार्ट की होगी, उनको पैकेज अच्छा मिला होगा, कुछ लोगों के प्रमोशंस हुए होंगे। पहले हो सकता है वो टैक्स लैब में ना आते हों, लेकिन अब वो टैक्स लैब में आते हैं। और जब ये ईयर एंड होता है फाइनेंशियली, तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि यार मेरा पैसा कट क्यों रहा है, ये कंपनी काट क्यों रही है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों की बात करूं तो क्या है इनकम टैक्स, और एक इंसान को या किसी भी पर्सन को जो कि सैलरीड है, वर्क करता है, उसको क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए इसके अराउंड। सबसे पहले बात करें अगर टैक्स क्या है। इंडिया में टैक्स एक फाइनेंशियल और एक लीगल ऑब्लिगेशन है दैट यू कांट रन थ्रू। ठीक है, मतलब आप उससे भाग नहीं सकते। आप अगर अर्न कर रहे हो और एक आप पर्टिकुलर टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो तो आपको टैक्स पे करना ही करना है, अदरवाइज आप पे लीगल एक्शंस होते हैं। ठीक है, देन जब भी आप इनकम अर्न कर रहे हो और आप एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर आते हो तो आपका टैक्स ब्रैकेट लग जाता है। ये टैक्स ब्रैकेट अभी हमारे पास कुछ रिजीम्स नए आए हैं, कुछ पुराने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होता है, वो हम फर्दर अभी डिस्कस कर सकते हैं। ओके ज्योतिका जी, टैक्स भरने के एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। हम जैसे लोगों को, आपको और हम जैसे लोगों को तो पता है, लेकिन एक साधारण आदमी जो उसको ये भी नहीं पता कि क्या वो टैक्स स्लैब में आता है या नहीं आता, और अगर वो आता है तो उसको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, तो अगर वो आप अगर साधारण शब्दों में लोगों को बताएं तो अच्छा रहेगा। देखिए, पहले जो था सिर्फ हमारा एक ही टैक्स स्लैब फॉलो होता था, जिसे हम ओल्ड टैक्स रिजीम आजकल बोलते हैं, बट गवर्नमेंट ने अभी एक न्यू टैक्स रिजीम भी इंट्रोड्यूस करा है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते थे ज़्यादा, रादर न्यू टैक्स रिजीम में हमारा एक लोअर इनकम स्लैब है। अब आपको क्या रेफ़र करता है या आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, वो आपकी एग्जैक्टली इनकम क्या है और क्या स्लैब में आप फॉल कर रहे हो, वो डिपेंड करता है, तो वो हमें देखना होगा। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो जो भी लोग 2.5 लाख रुपए से नीचे कमाते हैं उन पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5% है, 5 से 10 लाख रुपए तक 10% है, और 10 लाख से ऊपर जो भी जाएंगे उनका जो है टैक्स जो कटेगा वो 30% का कटेगा। अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो 3 लाख तक के जिसकी भी सैलरी है वो निल है स्लैब में। उसके बाद 3 से 6 में जो है वो 5% है, 6 से 9 में जो है वो 10% है, 9 से 12 में 15%, 12 से जो 15 है उसमें एटलीस्ट 20% है, और 15 से ऊपर जो भी जाएगा उसका जो है एटलीस्ट 30% है। बाकी आपके रेफरेंस के लिए स्क्रीन पे जो है वो स्लैब लगा हुआ है, आप उस पर से रेफ़र कर सकते हो। एंड आपने टैक्स का स्लैब बता दिया, ओल्ड रिजीम बता दिया, न्यू रिजीम बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चन अभी लोगों के पास है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सिर्फ एक रिजीम होता था, नाउ वी हैव 2 रिजीम्स। कौन सा फॉलो करना चाहिए? जो आपने उसका एक आंसर ज़रूर दिया कि वो आपकी सैलरी पे और आपकी सेविंग्स की कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। बट अगर मैं बात करूं कि किस टैक्स रिजीम में एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जहां पे एक पर्सन अपने टैक्स को सेव कर सकता है, तो वो थोड़ा सा डिटेलिंग में, क्योंकि मेन पोर्शन मेरे को लगता है इस पॉडकास्ट का
यही होने वाला है, क्योंकि लोगों को ये पता करना है कि वो पैसा बचाए कैसे। तो पहले जैसे कि हमने बात करी कि जो भी आपका रिजीम रहेगा वो आपके जो भी इनकम रहेगा वो आप किस में फॉल कर रहे हो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अगर आपका जो आपको इनकम ज़्यादा है तो आप लोअर टैक्स स्लैब न्यू रिजीम को कर सकते हो, पर आपको अगर डिडक्शंस चाहिए तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है देख सकते हो। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो उसमें जो हमारा सबसे पहला डिडक्शन है वो ATC का आता है, जिसमें हम आपका ELSS जो कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स, देन PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसके बाद आपका LIC का जो LIC का जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो, आपका NSC, ये सब जो है फॉल करता है। इसमें जो आप आपका डिडक्शन ले सकते हो वो 1.5 लाख का है। इसके बाद आता है आपका ATCC D1, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपका आता है नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें आप अप टू 50,000 का, 1.5 लाख से ऊपर जो है 50,000 का और आप जो है डिडक्शन ले सकते हो। आपको NPS में एनरोल करना है और वहाँ पे जाके आप एनरोल करके अप्रॉक्सीमेटली 50,000 का डिडक्शन ले लोगे। इसके बाद जो आता है आपका आता है NPS का एक और सेक्शन है, वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि एक वो बहुत मेजर पार्ट है जहाँ पे आप अपना डिडक्शन ले सकते हो। अगर बात करें हम ATD की, ATD में क्या है, हम लोग नॉर्मली जो है हेल्थ इंश्योरेंस अभी लेते हैं। आजकल के टाइम में जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, CGHS के फैसिलिटीज़ नहीं है, वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारा जाता है वो मेरा सेल्फ का, मेरे स्पाउस का और मेरे बच्चों का एटलीस्ट 25,000 जो है मुझे उस पर जो है डिडक्शन मिल जाएगा एनुअली। ये सारी बात जो मैं कर रही हूँ वो आपको एनुअली एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन है तो वो डिडक्शन मेरा 50,000 का हो जाता है। एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगी, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पता होता है काफ़ी लोगों को, बट प्रीमियम जो है, बट अगर आपने अपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसका प्रीमियम जा रहा है, तो वो प्रीमियम आपके पेरेंट्स का जो है एटलीस्ट 25,000 रुपीज़ जो है आपको उसमें डिडक्शन मिलेगा। बट आपके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीज़न है तो उसमें जो है आपको 50,000 का डिडक्शन मिल सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है प्रिमिटिव हेल्थ चेकअप। इसके लिए आपको 5,000 आपके सेल्फ, स्पाउस और किड्स के लिए और 5,000 रुपीज़ ईच आपके पेरेंट्स के लिए मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो ATD के डिडक्शंस हो जाते हैं। इसके बाद आता है ATE का डिडक्शन। ATE का डिडक्शन क्या है कि नॉर्मली हम एज एन पेरेंट्स जो होते हैं बहुत सारे जो है एजुकेशन लोन्स लेते हैं, तो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो भी एज अ डिडक्शन काउंट होता है। तो अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो आप उसमें उसका डिडक्शन ले सकते हो। ATE के बाद आता है ATG, जहाँ पे आप ATG में डोनेशंस जो हैं आपकी जो भी है वो आप जो है डिडक्शन में ले सकते हो। 100% और 50% फॉल करता है, वो आप चेक कर लेना एक बार। अदर देन दैट अगर आप कैश में डोनेशन दे रहे हो तो वो सिर्फ 2,000 रुपये तक का सिर्फ उसमें अलाउ है। इसके बाद बहुत सारे लोगों के डिसेबल्ड बच्चे भी होते हैं मेंटली फिजिकली, तो अगर आपका बच्चा डिसेबल्ड है तो ATU के अंडर जो है वो आप 75,000 तक का जो है डिडक्शन ले सकते हो। और अगर आपका एक उसमें परसेंटेज है 80% ज़्यादा, वो आपका वो असेस करके आपको बता देते हैं बच्चे का डिसेबिलिटी कितना परसेंटेज है, और अगर वो 80% से ज़्यादा है तो 1.25 लाख का उस पर आपको डिडक्शन है। अदर देन दिस हमारा HRA भी जो है वो भी एज अ डिडक्शन काउंट होता है। बहुत सारे लोगों को जैसे पता ही, कई लोग जो है वो रेंट के अकोमोडेशन में रहते हैं और कई लोग नहीं रहते हैं, पर जो लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो मैं एक सजेशन दूंगी वो अपने पेरेंट्स को रेंट पे करना शुरू करें। ऑब्वियसली उनको भी एक इनकम सोर्स होगा और आप अपना उसको एज अ डिडक्शन शो कर सकते हो। देन हम लोग लेते हैं हाउसिंग लोन्स जितने भी हैं, तो हाउसिंग लोन अंडर 24B जो है वो उसका जो भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अप टू अमाउंट ऑफ 2 लाख वो जो है आपका एज अ डिडक्शन आप ले सकते हो। तो ये बहुत सारी डिडक्शंस है। तो अगर आप अराउंड 9 लाख रुपीज़ भी अर्न कर रहे हो तो भी आप टैक्स ब्रैकेट 0 पे फॉल कर सकते हो। डिपेंड करता है क्या आप डिडक्शंस ले रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 2.5 लाख से ऊपर अर्न करा या 3 लाख से ऊपर अर्न करा तो आपको टैक्स पे करना है। ये डिडक्शंस लेके आप अपना टैक्स ब्रैकेट 0 कर सकते हो। एंड टैक्स इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग हेडेक बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कितना कितना पैसा सिर्फ टैक्सेस में चला जाता है। एंड वी आर लिविंग इन अ काइंड ऑफ कंट्री जहाँ पे हम हर चीज़ पे टैक्स पे कर रहे हैं। इफ़ वी आर सैलरीड तो हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो। आफ्टर दिस एक बहुत बड़ा जो डिडक्शन है जो गवर्नमेंट भी बहुत एक गवर्नमेंट प्रोडक्ट है जो कि NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम। अब नेशनल पेंशन स्कीम एग्जैक्टली क्या है
पहले आपने देखा होगा 2004 से पहले जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे सबको पेंशन जो है वो मिलता था। ओल्ड पेंशन स्कीम जो चलता था वहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक आपके सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेती थी और आपको आपका जब भी रिटायरमेंट होता था तो आपको पे करती थी। आफ्टर 2004 वो पेंशन स्कीम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो आपने देखा होगा जो बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका एक माइंडसेट होता है कि एक तो जॉब सिक्योरिटी तो है ही है, दूसरा whenever you are going to retire आपको एक रिटायरमेंट कॉर्पस मिलेगा। तो गवर्नमेंट का जो एक मोटिव है एनपीएस प्रमोट करने का ये है कि आपका एक रिटायरमेंट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अंडर 80 सेक्शन 80 CCD 2 क्या इंट्रोड्यूस करा है कि आपका जो 10% का बेसिक सैलरी है वो एज अ अप टू अ लिमिट ऑफ 7.5 लाख आप एज अ डिडक्शन ले सकते हो। ये बहुत बड़ा डिडक्शन है, जो लोग हायर सैलरी ब्रैकेट में फॉल करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा डिडक्शन है। बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, वो आपका कॉर्पोरेट एनपीएस बेसिकली क्या है कि आपके जिस भी कंपनी में आप एम्प्लॉयड हो वहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयर है किसी भी एक नेशनल पेंशन स्कीम फंड मैनेजर को हायर करेगा, वहाँ से वो कॉर्पोरेट अकाउंट्स जो है खुलवाएंगे और उसके थ्रू जो है आपका एनपीएस स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन क्या है कि उसमें आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, आप खुद एज ए एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो और दोनों के रेशियो में एम्प्लॉयर दोनों को, अगर आप एज ए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हो तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 10% जो बेसिक सैलरी है उसका आपका जो है 7.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो भी इतना मिलेगा। अब एम्प्लॉयर साइड पे क्या होगा, वो अपनी बुक्स में इसको एज एन एक्सपेंसेस दिखा सकता है, तो वहाँ पे उसको भी टैक्स बेनिफिट है। और अगर आप एम्प्लॉय उसमें कंट्रीब्यूट करते हो तो वो रेशियो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो ये तो बेसिकली गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट करा है एंड दिस इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हर कोई जो है वो प्रमोट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आप एनपीएस का बेनिफिट ले सकते हो। एनपीएस का बेनिफिट एक ये भी है, जैसे हम पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, पीपीएफ में एक तो लॉक इन 15 साल का है, रिटर्न्स आप देखोगे तो 7.1%, उससे ज़्यादा का कुछ है नहीं रिटर्न्स। अब बेसिकली एनपीएस कहाँ जाके इन्वेस्ट करता है, इक्विटी, डेट और एक इनका ऑल्टरनेटिव होता है। मतलब आप जो है उन सेक्शंस में से चूज़ कर सकते हो कि आपका एज जो भी आप जैसे फॉल कर रहे हो, आप अर्ली यंग एज में हो तो आप इक्विटी चूज़ कर लो, 80% आपका उसमें इक्विटी में जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ओल्ड एज में आ रहे हो तो आप डेट चूज़ कर लो, या फिर ऑटो मोड होता है तो एज पर योर एज वो शिफ्ट करता रहेगा। अब आप यहाँ देखो कि गवर्नमेंट खुद अगर अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एनपीएस दे रही है, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द इक्विटी मार्केट। और यहाँ पे जो रिटर्न्स होते हैं, आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस बनता है वो 10 से 12% का आराम से बन जाता है। तो बाय द टाइम यू आर रिटायरिंग तो आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 का कर सकते हो, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। बट आपको जो एग्जेम्पशन या डिडक्शन मिलेगा वो 7.5 लाख, वो भी कॉर्पोरेट आपके एनपीएस में। इन केस अगर आपका कोई कॉर्पोरेट जो है वो नहीं कर रहा, बट आप इंडिविजुअल भी एनपीएस करना चाहते हो फॉर द टैक्स डिडक्शन एंड आपका एक रिटायरमेंट कॉर्पस भी जो है वो शुरू हो, तो मैक्सिमम उससे ज़्यादा का नहीं कर पाओगे। मतलब एनपीएस वो अपने अमाउंट का ले सकता है, लेकिन एग्जेम्पशन केवल 50,000 का। तो बेटर है आप अपने एम्प्लॉयर्स को बोलो एंड देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर आप बात करो तो बहुत सारी कंपनीज, फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो कि कोई कॉस्ट नहीं ले रहे, जैसे कि यूटीआई है, दे आर टेकिंग नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर ओपनिंग द फंड्स। वो अपना जो भी है बात करके अपनी मीटिंग्स लेके आपका कर देंगे एंड यू टेल योर एम्प्लॉयर्स कि आपको कॉर्पोरेट एनपीएस चाहिए तो वो ओपन कर देंगे एंड इट इज़ अ हेजल फ्री प्रोसेस। वो एक बार ओपन हो जाएगा, आप किसी भी कंपनी में शिफ्ट करोगे दैट वुड बी कैरी फॉरवर्ड, वहाँ से होता रहेगा। ज्योतिका जी, जो आपने अभी ये बताया है, ये सारा आपने बताया है, ये सारे एग्जेम्पशन सिर्फ ओल्ड रिजीम में अवेलेबल है, राइट? और न्यू में कुछ ऐसा है जहाँ पे वो डिडक्शन की तरफ जा सकता है? अब आप न्यू में भी देखो, जब मैं एनपीएस की बात कर रही हूँ कि जब हमें ऑलरेडी डिडक्शंस हैं और एनपीएस का ऑलरेडी 50,000 का हमें 80 CCD 1 में दिया हुआ है, तो भी गवर्नमेंट हमें 10% हमारा बेसिक का अप टू 7.5 लाख दे रही है। अब न्यू टैक्स रिजीम में उन्होंने सारे डिडक्शंस हटा दिए, सिर्फ एक डिडक्शन रखा है वो एनपीएस का, दैट टू 14% ऑफ योर बेसिक सैलरी एंड जो है लिमिट अप टू 7.5 लाख। तो न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ आपको एक ही डिडक्शन है, वो एनपीएस का, एंड दैट टू कॉर्पोरेट अकाउंट्स। अब अगर हम प्रोसेस की बात करें तो टैक्स फाइलिंग जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो नॉर्मली लोगों को नहीं समझ आता। आप रिडक्शंस कैलकुलेट करोगे, सब कैलकुलेशन कर लोगे, बट बहुत सारी जगह पे आप कई बार चूक सकते हो एंड कहीं पे भी आपका कुछ भी डिफ़ॉल्ट हुआ तो दैट कुड कॉस्ट यू अ लॉट, क्योंकि लीगल चीज़ है ये ना। तो बेटर मैं यही बोलूँगी, इफ़ यू आर बिगनर या नए हो आप, तो आप
किसी सीए को हायर कर लो या कोई ऐसा जो नोन पर्सन है, बहुत सारे होते हैं जो टैक्स का आपका करके दे देते हैं काम, उनको हायर कर लो। नहीं तो आप अपने एम्प्लॉयर से भी बात करते हो, वो भी आपका जो है टैक्स फाइल करके दे देंगे। तो दिस इज़ अ बेसिक थिंग। अब अगर जैसे हम बात कर रहे हैं किसी एक्सपर्ट को हायर करने की या किसी सीए को हायर करने की, तो लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एक्सपर्ट है, सीए है, बहुत ज़्यादा चार्जेस लेगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में जो है वो आपकी टैक्स फाइल हो जाती है। तो वो आप करा लो, वो ज़्यादा बेटर है। एंड यू स्टार्ट लर्निंग, द बेस्ट थिंग इज़ यू स्टार्ट लर्निंग। वंस यू आर थ्रू तो आप खुद भी कर सकते हो उस चीज़ को। अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसा आपने बताया कि टैक्स किस तरीके से फाइल की जा सकती है, आप इतने सारे आपने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, सबके प्रूफ भी सबमिट करने पड़ते हैं, राइट। अब आपको पता है कि हिंदुस्तान में लोग थोड़े ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है, या फिर समझदार बनने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए, और उनसे चूक क्या हो जाती है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो बहुत सारे फ्रॉड या फिर फेक डॉक्यूमेंट भी वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए। लास्ट ईयर मैंने कहीं पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हुई, तो हम अपने दर्शकों को ये ना करें, तो आप उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर वो करेंगे, तो एक बार अगर आप उन्हें ये बता देना, सो दैट वो करेक्ट प्रोसीजर ही फॉलो करें। देखो नॉर्मली क्या होता है कि एक तो हम डेलिबरेटली करते हैं इस चीज़ को, इसको जो टैक्स चुराना है इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन, ठीक है। मतलब टैक्स आप गवर्नमेंट का पे ना करके उसे चुरा रहे हो। एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, तो दोनों ही नहीं करनी है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब मार्च आने वाला होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है, तब हमें याद आती है कि हमें टैक्स पे करना है। तो हम क्या करते हैं कि जनरली अगर बात करें कि जैसे ईएलएसएस है, ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन है एक तो लोग क्या करते हैं, लास्ट 31st जब आता है ना, तब उन्हें याद आता है। एक्चुअल में वी हैव सीन कि जब 31st आ रहा है, 30th आ रहा है, तब उन्हें याद आ रहा है कि अच्छा अब हमें टैक्स फाइल करना है, तो 1.5 लाख का दिखाना है, कहाँ से दिखाएं। तो होता है, ऐसा भी था कि जब आप पहले म्यूचुअल फंड में आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते थे, तो नीचे आपको एक स्लिप मिलता था, वो स्लिप चल जाता था कि वो एक आपको रिसीविंग मिलती है, वो रिसीविंग चल जाती थी, आप टैक्स में शो करते थे। तो लोग वो करते थे, चेक 1.5 लाख का जो भी सबमिट करते थे, रिसीट लेते थे, रिसीट सबमिट करते थे, चेक वहाँ से बाउंस हो जाता था। चेक पे जो पेनल्टी लगी वो आपको टैक्स भी नहीं बचाना पड़ा, मतलब आपको टैक्स भी नहीं भरना पड़ा, और आपका टैक्स शो भी हो गया। बट अब ऑब्वियसली जैसे आप बोल रहे हो स्क्रूटनी ज़्यादा है, तो अब जो है प्रॉपर अकाउंट स्टेटमेंट्स, जब आप ईएलएसएस करते हो तो प्रॉपर अकाउंट स्टेटमेंट, जो कि कम से कम 3 से 4 दिन का प्रोसेस है, क्योंकि आपका पैसा जाएगा बैंक से, जाएगा वहाँ से नाव इशू होगा, फिर वो अकाउंट, तो 3 से 4 दिन का प्रोसेस है, तो आता वो अकाउंट स्टेटमेंट जो है शो होती है। तो वो करने के लिए कम से कम मैं यही बोलूँगी, आपको कभी भी टैक्स प्लान करना है, आप ईयर के शुरू में ही करो। ईजिली होता है, 1.5 लाख का करना आप SIPs के थ्रू कर सकते हो, PPF में डालना है आप इंस्टॉलमेंट में डाल सकते हो। LI का प्रीमियम तो जाता ही जाता है, वो अलग चीज़ है, बट आप इंस्टॉलमेंट से कर सकते हो उस चीज़ को, धीरे धीरे प्लान कर सकते हो। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि नहीं हो पाता, साइट्स हैंग हो जाती है, NPS में नहीं एंट्री हो पाती, NPS को अगर आप रजिस्टर भी कर रहे हो वहाँ पे जाके, तो भी लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाता। तो ज़रूरी ये है कि आप अपना टैक्स पहले से प्लान करें। टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस का बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों पे। आप शायद कोई क्राइम कर दो तो शायद एक बार पे छूट भी जाओ, बट अगर आपने टैक्स अथॉरिटी IT डिपार्टमेंट ने अगर आपको पकड़ लिया ना, तो लीगल बहुत इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टीज़ लगती हैं। आप शायद सिर्फ 50,000 का टैक्स बचा रहे हो, तो आपको 5 लाख का लग के आ जाएगा, तो वो बहुत एक बड़ी चीज़ है। तो टैक्स इवेजन नहीं करना है, टैक्स नहीं चुराना है, रादर प्लान इट पहले से। जितनी जल्दी प्लान कर लोगे उतना बेटर रहेगा। और ऑब्वियसली ये आप ही देखो, आप जो टैक्स डिडक्शंस ले भी रहे हो, ये एक तरह का आपका इन्वेस्टमेंट ही है, तो आप ही का कॉर्पस बन रहा है आगे। अच्छा, जैसा कि आपने बताया, उससे तो मुझे लगता है कि दर्शकों को अब डर जाना चाहिए कि उनको टैक्स नहीं बचाना चाहिए, टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझाने की कोशिश करें कि कितना मैक्सिमम उनको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, किसी भी एक अमाउंट के एग्जाम्पल से अगर आप बताना चाहें तो। लेट्स से मैंने अपना टैक्स छुपाया, नहीं दिया, या फिर मेरा टैक्स जो बन रहा था उससे कम दिया, तो मुझे कम से कम 100% to 300% का जो है पेनल्टी देनी होगी। ऑन द टॉप ऑफ दैट, अब ऑब्वियसली 31 मार्च को गया मेरा टैक्स, अब ऐसा तो नहीं है इनकम टैक्स मेरे लिए ही बैठा है तो कल ही भेज देगा, वो चाहे 6 महीने भेजे, चाहे साल बाद भेजे, उसका जो भी इंटरेस्ट है वो भी मुझे पे करना है, एंड दैट इज़ टू हैवी। नहीं देने पे जेल भी हो सकती है अच्छे से। तो
टैक्स की चोरी नहीं करनी है, दैट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। ट्राई कीजिए, डिडक्शंस लीजिए, एंड आप अपने सीए या मैं कहती हूँ एक्सपर्ट से जाके एक बार बात कर सकते हैं कि आप और कौन कौन से क्लेम्स ले सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, सारे सैलरीड नहीं होंगे, कुछ बिजनेस पीपल होंगे, कुछ किसी की इनकम किसी इन्वेस्टमेंट से आ रही होगी, कहीं और से भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो आप एक बार एक्सपर्ट से बात कीजिए, बहुत ज़रूरी है, एंड ही विल हेल्प यू कि आपको आपका डिडक्शंस कैसे मिल सकते हैं एंड आप कितने कम से कम को टैक्स फाइल कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी सिटिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आपने कहा कि टाइमली करना सजेस्टिव है और आइडली होना भी यही चाहिए, बट द पॉइंट इज अब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 2-3 महीने हैं, और लोगों के दिमाग में ये इस टॉपिक को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आने शुरू हो गए होंगे। अगर मैं कॉमन ऑप्शंस की बात करूँ सिर्फ, कि एक जिसने नहीं किया अभी तक क्या क्या कर सकता है अभी, क्योंकि अभी उसके पास फिर भी टाइम है, 31 मार्च को तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी कहानी, राइट? तो अभी 3 महीने में ऐसे कौन कौन से कॉमन ऑप्शन जिससे उसको भी फायदा हो जाए और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी ना हो इन्वेस्टमेंट करने में। मैं बेसिक आपको आप ऑब्वियसली सिर्फ एक टैक्स बचाने के लिए एलआईसी तो नहीं लोगे, है ना। पीपीएफ में डालना मैं मतलब नहीं रेफ़र करती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो वो लगता है 15 साल का लॉक इन रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स नहीं। बेस्ट इस टाइम पे आप ये कर सकते हो, आप अपना 1.5 लाख जो है वो ईएलएसएस में, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो होता है वो म्यूचुअल फंड ही है, और 80% इक्विटी का जो उसमें है पोर्टफोलियो होता है, तो आपका रिटर्न्स जो है 3 साल का लॉक इन है वो अच्छा बन जाएगा। लेट्स से आप इक्विटी में नहीं जाना चाहते, शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहते, 5 साल का बैंक एफडीज होती हैं, आप वहाँ पे कर दो, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक क्या है कि आपका जो इसमें रिटर्न आएगा वो टैक्स फ्री नहीं होगा। जो भी आपका 3 साल बाद रिटर्न आएगा या बैंक से जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री नहीं होगा, बट हाँ, जब भी वो आएगा वो आपके टैक्सेस में ऐड होगा, और उसको भी सेव करने के लिए ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। जैसे अब क्या होता है कि जैसे मैंने लेट्स से ईएलएसएस में पैसा डाला, 3 साल बाद मेरा लॉक इन खत्म हो गया, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं उस पैसे को उसी टाइम रिडीम कर दूँ, ठीक है ना। तो उसके भी ऑप्शंस हैं, वो हम कर सकते हैं। अदर देन दिस 1.5 लाख का ये हो गया, हम एनपीएस इंडिविजुअल एनपीएस जो है वो 50,000 का कर सकते हैं, तो वो एक हमारे पास ऑप्शन हो गया। बाकी अभी भी टाइम है, 3 महीने हैं, आप लोग अपने एम्प्लॉयर से बात कीजिए, एनपीएस अकाउंट खुलवाइए, एंड यू कैन टेक द बेसिक्स का जो 10% बेसिक सैलरी का वो आप डिडक्शंस ले सकते हो। तो ये 3 चीज़ें जो है मुझे समझ में आती हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही है, और जो बाकी डिडक्शंस है वो तो आपका ऐसा है कि आपके पास कुछ जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपके अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है, उसके साथ है। बट ये जो आपका ईएलएस एटीसी हो गया, ईएलएसएस आपका एनपीएस, ये बेसिक चीज़ें जो आप कर सकते हो। कम से कम आप 2 लाख का तो कर ही सकते हो, और अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से बात कर लिया तो डिडक्शंस आपकी और भी ज़्यादा आपको मिल जाएगी। तो ज्योतिका जी, अब तो हमने ये बात कर ली कि जो लोग टैक्स स्लैब में आते हैं, बहुत सारी ऐसी भी जनता है जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जो कि टैक्स स्लैब में नहीं आते। क्या उनको भी टैक्स फाइल करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो उनके कुछ बेनिफिट भी है? देखिए, वैसे तो जनरली जो लोग टैक्स ब्रैकेट में आते हैं कई बार वो भी फाइल नहीं करते, बट नहीं, जो लोग टैक्स ब्रैकेट में नहीं भी आते हैं और अपना आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करते हैं, तो उसके ऑब्वियसली टैक्स में तो उनके कोई बेनिफिट्स ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा के कोई बेनिफिट्स नहीं है, बट हाँ अदरवाइज़ कुछ बेनिफिट्स है। जैसे पहला बेनिफिट अगर बात करके लोन, जब भी हम किसी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक हमसे हमारे आईटीआर रिकॉर्ड्स मांगती है। अगर हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हमें लोन मिलने में जो है वो आसानी हो जाती है। दूसरे बेनिफिट की अगर बात करें तो वीज़ा, अगर हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 3 से 5 साल के आईटीआर रिकॉर्ड्स अपने शो करने होते हैं। तीसरा होता है कि टैक्स रिफ़ंड क्लेम जो होते हैं, अगर लेट्स से मेरा किसी तरह का टैक्स कट गया है जो कि अगर मैं टैक्स ब्रैकेट में नहीं आ रही, और अगर मुझे उसका रिफ़ंड लेना है तो मुझे अपना आईटीआर फाइल करना होगा, आईटी डिपार्टमेंट उसे असेस करेगा और फिर मेरा रिफ़ंड मुझे रिटर्न कर देगा। अगर एक लास्ट बेनिफिट की बात करें तो बहुत सारे लोग जो है आजकल, जैसे अभी देखा होगा आपने इक्विटी मार्केट कितना वॉलेटाइल हो गया, तो बहुत सारे लोगों को लॉसेस भी हुआ होगा। तो हमें किसी भी तरह का अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो एक स्पेसिफाइड पीरियड में जो है आईटीआर फाइल करना है, और जो हमारा आईटीआर फाइल करके तभी हम उसका बेनिफिट, जो भी हमारे लॉस कैरी फॉरवर्ड करने या एडजस्ट करने हमारे गेन से, तो वो तभी आईटीआर फाइल करके ही जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप कि अभी तक आप लोगों को टैक्स के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई होगी, और किस तरीके से आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं वो प्लान भी आपके कहीं ना कहीं दिमाग में बन चुका होगा।
और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी टैक्सेशन फाइल करना है उसके लिए अपने किसी सीए या एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि यहाँ से आप नॉलेज तो गेन कर सकते हैं लेकिन पॉसिबल है कि आप इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ज्योतिका जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडियंस जितना टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, अकॉर्डिंग टू दैट टैक्स क्या हमें वो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं जिसको हम नॉर्मली डिजर्व करते हैं? क्या लगता है आपको इंडियन टैक्स सिस्टम कितना बेटर है, या अगर आपको लगता है कि बेटर नहीं है तो क्या बेटरमेंट हो सकती है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है कि आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, तो उनको जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी टैक्स प्लानिंग अभी से ही करना शुरू कर दें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।